एंगल बिटवीन टू लाइन। सपोज कर लो ये दो लाइन है, एक लाइन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b या a1 b1 कह लो, और दूसरा वेक्टर r इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ b2। तो ये लाइन जो है ये पॉइंट ए से पास हो रही है, इसका पोजीशन वेक्टर a1 है और इसके पैरेलल वेक्टर b1 है। ये लाइन एक दूसरे पॉइंट b से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a2 है और ये पैरेलल है वेक्टर b2 के। अब मैं कह रहा हूं कि साहब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो। देखो बेटा, तो एंगल बिटवीन ये दो लाइन के बीच का अगर मैं एंगल निकालने की बात कर रहा हूं तो दो लाइन के बीच का एंगल वही होगा जो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ना। सो एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एक ही चीज होगी। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर? तो एंगल हो गया cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। लेकिन ध्यान रखना, जब एंगल बिटवीन टू लाइंस हम फाइंड करते हैं, तो 2D में भी हमने किया था, जब भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे कैसा निकालेंगे? एक्यूट निकालेंगे। तो जब हम एंगल फाइंड करेंगे, व्हेन वी फाइंड एंगल वी मस्ट टेक एक्यूट, इट शुड बी एक्यूट एंगल। मतलब यहां नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि एंगल अगर एक्यूट है तो cos थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए। बस इतना सा डिफरेंस है भाई। वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 से 180 के बीच में जाएगा। वेक्टर में जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो 0 से 180 के बीच तक जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता था राइट हैंड साइड, नेगेटिव भी हो सकता था, दोनों अलाउड है। लेकिन जब लाइन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे तो वो एंगल केवल एक्यूट हम निकालते हैं, तो ये इसको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, या मॉड में ले लीजिए, आप चाहते हो तो मॉड में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख लीजिए चाहो तो। मॉड में कर दो, अब जो भी होगा मॉड लेके निकाल देंगे, जैसा 2D में किया था, मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तब क्या होगा? अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्लियर है इसका b1 डॉट b2 0 होगा। तो इसके जो dr से उनकी प्रोडक्ट का सम 0 कर दीजिएगा। और अगर लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है ना, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं जानबूझ के उसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ b1 b2 लिख दिया है, तो मुझे फिर उसके dr b1 वेक्टर के dr को किसी और फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया आपको, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अब आइए अगला लिखिए, स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है? सिंपल है, अब ये लाइन जो पॉइंट P है, ये कोऑर्डिनेट x y z है, ये दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2 y2 z2। अगर आप ध्यान दें तो जो AP वेक्टर है ये पैरेलल है या इक्वल टू t टाइम्स ऑफ AB वेक्टर नहीं है? AP वेक्टर और AB वेक्टर दोनों कोलिनियर है, तो एक वेक्टर दूसरे का t टाइम्स हो गया या लैम्डा टाइम्स हो गया। ठीक है, ये लैम्डा लिखो। अब AB वेक्टर कितना आ जाएगा? r माइनस ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर कितना आ जाएगा? b माइनस ए। So vector r is equal to vector a plus lambda times of b minus a। ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। इन सबका आपके कॉम्प्लेक्स नंबर ही खूब यूज होगा। ठीक, ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। बहुत सिंपल है कि भाई ये एपी वेक्टर और एबी वेक्टर दोनों कोलिनियर है, और जब दोनों कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। स्केलर मल्टीपल कर दिया तो r माइनस ए लिख दिया और उसको लिख दिया पोजीशन वेक्टर में v माइनस ए। ये आ गई वेक्टर इक्वेशन। इसी को अगर कार्टेशियन इक्वेशन में ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा, लिख दे रहा हूं।
x माइनस एक्स वन यहां से मिल जाएगा, यहां से मिलेगा x2 माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस, ये आपके पास पार्टीशन इक्वेशन वही है 2.4 फॉर्म इन 2D। कभी कभी नोट करिएगा, कभी कभी इसमें क्वेश्चन हम ऐसा पूछते हैं कि भाई मान लो 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर है, तो क्या कंडीशन है? तो अगर 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर है, तो सपोज कर लीजिए 3 पॉइंट है जो एबीसी है, ए बी सी कोलिनियर है, तो क्लियर दिख रहा है कि एसी वेक्टर और एबी वेक्टर ये दोनों भी कोलिनियर है। तो हम कह सकते हैं जो एसी वेक्टर है एंड एबी वेक्टर जो है आर कोलिनियर। तो एक पॉइंट कोलिनियर है तो उससे बनने वाला वेक्टर भी कोलिनियर है, और दो वेक्टर अगर कोलिनियर है क्या कह सकता हूं बेटा, एक वेक्टर दूसरे का क्या स्केलर मल्टीपल, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए भी हो जाएगा। ये सेम रिजल्ट जो ऊपर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा आपके पास सी वेक्टर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो यहां से मैं कह सकता हूं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब यही बात कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको दे देगा कि साहब ये z1 है, ये z2 है, z3 है, 3 पॉइंट के ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब बताओ कि कोलिनियर है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, यही लगा लो। एसी वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखोगे, जैसे सी माइनस ए लिखा था ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वहां लिखूंगा z3 माइनस z1। ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ये z1 होगा, ये z2 होगा, ये z3 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसको लिखता हूं मैं, तो हो जाएगा z3 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, है ना, ए बी z2 माइनस z2। अब मैं z3 इक्वल टू करके दूं या इसको रेशियो इक्वल टू लैम्डा करके दूं, ऑप्शन में देखें। अब एक बार समझो, बहुत बार हम प्लेन की इक्वेशन देते हैं आपको, हम बहुत बार प्लेन दे देते हैं, क्वेश्चन प्लेन इन्वॉल्व कर देते हैं। तो प्लेन कौन है तुम्हारा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 प्लेन। प्लेन मतलब जैसे हाथ ये प्लेन है, ये हाथ प्लेन है। प्लेन का मतलब ये कॉपी, कोई कॉपी का पेज प्लेन है, ठीक। तो प्लेन में दो चीजें सबसे मेन है। पहला, अगर कोई पॉइंट प्लेन में लाई करता है तो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, पॉइंट अगर इस पे लाई कर रहा है तो पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, खत्म। दूसरी चीज, प्लेन के ऊपर, अब बोलो सर प्लेन के डीआरडीसीज नहीं होते क्या, नहीं बेटा, डीआरडीसीज हमेशा लाइन के होंगे या वेक्टर के होंगे, पॉइंट और प्लेन के डीआरडीसीज नहीं होते। तो फिर, तो अगर ये प्लेन है, इसका नॉर्मल ध्यान से देखना, आप कुछ मैं आपके डायग्राम में कुछ ला रहा हूं, इसका नॉर्मल ये अंगूठा है, ये नॉर्मल हुआ, यार, और डीसीज इस नॉर्मल के होते हैं, प्लेन के डीआरडीसी नहीं होते। प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा ये पेन, इसके डीआरडीसी होंगे। अब ये तो एक लाइन है या एक वेक्टर है, ठीक है। अगर कोई लाइन में कह दूं प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल उसके पैरेलल हो गया। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। इन बातों को बाद में बात करेंगे, मेन चीज ध्यान रखिए, अगर एबीसी आपके, अगर एबीसी एबीसी ये आपके प्लेन की इक्वेशन यदि मैंने ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो एबीसी क्या है, ए बी सी आर डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ द, अगर ये प्लेन है तो प्लेन के ऊपर ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के जो डी आर्स है वो एबीसी, मतलब जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स होंगे। ये बात अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ क्वेश्चनों में इसको यूज करूंगा। मेनली हम बात ज्यादा करेंगे वन पॉइंट फॉर्म की, उसी पे हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। टू पॉइंट फॉर्म का तो बहुत कम ही यूज होता है तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलिनियर वाली कंडीशन ध्यान रखना कैसे लिखनी है, बहुत सिंपल है ये भी कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे तो बहुत इजी है 3D।
और 3D बहुत टफ, आपको उसमें आता भी नहीं, और टफ है भी बहुत कम चीज है, मतलब कुछ पार्ट ही है मुश्किल से जो आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल है, अदरवाइज तो वही है जो आप बेसिकली पढ़ते हो। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, मैं मेनली क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में लूंगा, वो है मेनली x माइनस x1 अपॉन b1, जो ऐसा लिया था मैंने, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन b3 इक्वल टू लैम्डा। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए हमें कितनी चीज मालूम होनी चाहिए थी बेटा? दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक पॉइंट से वो लाइन पास होती है, और दूसरा इस लाइन के ds v1 v2। तो किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पहला पॉइंट जिससे लाइन पास होगी, दूसरा उस लाइन के ds। इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है? दो चीज ढूंढेंगे, पॉइंट जिससे वो पास होती है, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाता है, फिर हम दूसरा ढूंढते हैं इसके ds, ठीक है? अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन दे दिया, नोट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point A 37 and first makes an angle of 60 degree, 45 degree and 30 degree with x, y and z axis. Second, equally inclined to axis. Third, perpendicular to plane, px minus 4y plus 7z plus 5 equal to 0. Fourth, parallel to line, x upon y, y by 2, z by 3, इसके पैरेलल। तो ये पहले चार क्वेश्चन देखे, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए मैंने। हमने कहा पॉइंट मैंने दे दिया जिससे पास हो रही है 135, तो पॉइंट तो मुझे मिल चुका है, बस मुझे इसके ds और ढूंढना है ना? तो लाइन मेरे पास क्या हो जाएगी, लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन v1, नहीं मालूम, y या abc लिख दो, अब नॉर्मली लिखते समय a लिख दो, y माइनस 3 अपॉन b, z माइनस 7 अपॉन c, ये लाइन ना एबीसी मुझको निकालनी है। अब मैंने कहा उस लाइन ने कितना एंगल मेक किया, 60, 45, 30 विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया तुम्हारा, अल्फा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हो गया 60 डिग्री, बीटा हो गया 45 डिग्री एंड गामा हो गया 30 डिग्री। अब बच्चा बोल रहे सर ये तो गलत एंगल होगा, क्यों? तीनों एंगल का सब 180 होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्फा बीटा गामा में कोई एंगल का रिलेशन नहीं है, बस एक ही रिलेशन है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा शुड बी, ये रिलेशन और कुछ रिलेशन नहीं, ठीक है? तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, मैंने दे दिया, कुछ भी हो ले लो, लाइन ने ये एंगल मेक किया, ठीक है? मुझे नहीं मालूम भाई कैसा क्या होगा, आई डोंट नो, मैंने तो मन से लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा लो तो cos अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा cos 60 which is 1/2, cos बीटा cos 45 and this is equal to I think 1/√2, and cos gamma cos 30 which is equal to √3/2। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इनके स्क्वायर का सम देखो 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, इसका गड़बड़ होगी, है ना? इस 30 की जगह दे रहा हूं मैं 120, भाई तो डीसीस की कंडीशन तो फॉलो करनी चाहिए ना, 120 मतलब -1। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तीनों के स्क्वायर का सम करूंगा, बना जाएगा। अब ये सही है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब ये मेरे पास cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो गया, जिसको मैं कह सकता था L, इसको कह सकता था मैं M, इसको कह सकता था मैं N। मैंने आपसे कहा था कि आप चाहो तो डिनोमिनेटर में LMN भी यूज कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 1 अपॉन L, y माइनस 3 अपॉन M और z माइनस 7 अपॉन N
लगा लो बच्चे, x माइनस 1 अपॉन एल कितना है 1/2, y माइनस 3 अपॉन m कितना है 1/√2 और z माइनस 7 अपॉन n कितना है -1। ये आपके पास हो गया लाइन। अब बोला नहीं सर ये तो क्या क्या आ गया, तो सारा काम करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस √3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते √2 और z माइनस 7 अपॉन माइनस। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन हो गई जो पहले वाले केस की। ये एंगल 30 की जगह 120 का। दूसरा हमने क्या कह दिया, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। बताओ क्या होगा बेटा, एक्सिस से अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो कितना एंगल बनेगा, क्या होगा, एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, अगर एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो मैंने अभी बताया एंगल क्या होता है आपके पास, तीनों एंगल इक्वल होंगे। उसके डीसीज क्या होते हैं प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। लाइन में कोई एक लेना प्लस। तो सेकंड केस तो बहुत सिंपल है, इसी से पास हो रहा है, तो गया x माइनस 1 अपॉन 1/√3, y माइनस 3 अपॉन 1/√3 एंड z माइनस 7 अपॉन 1/√3 और मल्टीप्लाई कर दो √3 से, ये होगी लाइन। थर्ड केस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैंने अभी बताया अगर कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, अंगूठा नॉर्मल है, ठीक है। और दो अगर चीजें पैरेलल है तो उनका एंगल तो सेम बनेगा, इसका मतलब दोनों के डीसीज या डीआर सेम होंगे। तो जो प्लेन के डीआरस हैं वही इस लाइन के डीआरस होंगे, प्लेन के नॉर्मल के डीआरस। व्हाट आर डीआरस ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में, डीआरस क्या दिया है प्लेन के नॉर्मल की। थर्ड क्वेश्चन और सिंपल है, डीआरस ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या है, आपके पास 3 - 4 7, बस खत्म। ये ए बी सी फीड कर दो, काम बन जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन -4, z माइनस 7 अपॉन 7। अगला बोला इस लाइन के पैरेलल है, अगेन लाइन पैरेलल है तो डी सेम होंगे, इसके 1 2 3 तो उसके 1 2 3, काम खत्म। अच्छा एक काम करता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, है ना। देखो x माइनस 1 अपॉन 1, 2y माइनस 1 अपॉन 2 एंड 3 माइनस 4z अपॉन 3, ये मैंने लाइन। पहली चीज बताओ, जो लाइन है उसके डीआरस क्या है, लाइन के डीआरस क्या है आपके 1 2 3 है क्या, मैंने लिखवाया हुआ है। ये डिनोमिनेटर के नंबर आपके डीआरस कब होंगे, फोर्थ का सॉल्यूशन समझिएगा, x माइनस 1 अपॉन 1। ये मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर के नंबर डीआरस होंगे जब न्यूमरेटर में x y z का कोएफिशिएंट क्या होगा +1 होगा। अगर न्यूमरेटर में x y z का कोएफिशिएंट +1 होगा तो डिनोमिनेटर के नंबर को आप डीआरस कहेंगे। अब न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है, 1 बनाइए, 2 कॉमन लीजिए अपॉन 2। यहाँ पे z का कोएफिशिएंट -4 है, मुझे तो +1 चाहिए तो -4 कॉमन लीजिए, z माइनस 3/4 अपॉन 3। अब मुझे x y z का कोएफिशिएंट +1 चाहिए, तो x का तो +1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 है इसको नीचे भेजिए तो y माइनस 1/2/1 हो गया, इस 4 को नीचे भेजिए तो z माइनस 3/4 अपॉन -3/4। तो इस लाइन के जो डीआरस हो गए वो क्या हो गए, डीआरस ऑफ दिस लाइन, डीआरस ऑफ लाइन हो गया 1 1 -3/4, ये गिवन लाइन के डीआरस की हो गए। अब मैं कह रहा हूं ये लाइन और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइन के भी डीआरस सेम हो गए, तो इसके बाद इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन पॉइंट है ना 137 1 और z माइनस 7 अपॉन -3, ये लाइन की इक्वेशन।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल हमने यहाँ पे दिया कि किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप डीआर या डीसी निकाल सकते हैं। एंगल मालूम हो तो डीसी निकाल लेंगे। एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो अपन जो लाइन लिख रहे हैं ना इस फॉर्म में, इसे हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म की जगह मैं वर्ड यूज करूँ सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म में आपको इसको लिखना, सिमेट्री चल रही है ना, जैसे एक्स में वैसा वाई में वैसा जेड में। तो सॉल्यूशन देखें, फिफ्थ का सॉल्यूशन देखो। तो सॉल्यूशन 5 का क्या है, हमने कहा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो 2 कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 1/2/4। अगले उसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, y प्लस 1/2/5। अगले में से -5 कॉमन ले लेता हूं, z माइनस 3/5/7। अब x y z के कोएफिशिएंट को 1 बनाता हूं, x माइनस 1/2/2, y प्लस 1/2/5/4 और z माइनस 3/5/-7/5। ठीक है, या अब आप ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट होगा वो कैसे मिलेगा, जब न्यूमरेटर को जीरो पुट कर दो। पॉइंट तो अपने आप मिल गया, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जाएंगे, इसको जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगा 1/2, इसको जीरो पुट करूंगा तो -1/2, इस न्यूमरेटर को जीरो पुट करूंगा 3/5। और डीआर होंगे वो आपके एक्स वाई जेड का ऑप्शन 1 है, वो डिनोमिनेटर होगा 0 2 5/4 -7। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए कैसे बनेगा, पॉइंट से बनेगा, और डीआर से कौन बनेगा, वेक्टर बी बनेगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए मींस 1/2i माइनस 1/2j प्लस 3/5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा 2i प्लस 5/4j माइनस 7/5। ये आपके पास वेक्टर कार्बन की। सॉल्यूशन 6 बिल्कुल इसका उल्टा है ना। ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 3 1 5, और डीआर क्या है, देखो ध्यान से बेटा, बाहर लैम्डा चाहिए था, 2 को अंदर भेजिए। डीआर आप लोगे 3/2 5 2 एंड -3। तो इक्वेशन बन जाएगी, पॉइंट हो जाएगा x माइनस 3 और डीआर से 3/2, y माइनस 1 है ना, और डीआर से 2, और z माइनस 5 और डीआर से -3। ये बन जाएगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइन passes through वही पॉइंट देता हूं 137 एंड perpendicular to line x minus 4/1, y minus 3/2, z minus 5/6 and one more line देता हूं, and x/4, y/3, z/5। अब ये क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, ध्यान से समझिए, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए और सोचिए क्वेश्चन क्या है। तुमको बेटा एक लाइन निकालनी है जो पास हो रही है 137 से। सपोज कर लो ये लाइन है जो पास हो रही है 137 से, और ये लाइन इन दो लाइन पे परपेंडिकुलर है। एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन, ठीक है, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दो लाइन पे परपेंडिकुलर। अब ऐसा सोचिए, अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट से पास हो रही है तो मुझको मालूम है, और क्या चीज मालूम होनी चाहिए, और इस लाइन के डीआर मालूम होने चाहिए। तो इस लाइन के डीआर क्या ले लेता हूं, इस लाइन के डीआर से सपोज कर लीजिए ए बी सी, ठीक है, ओके। अच्छा, इस लाइन के डीआर क्या है, ये जो गिवन लाइन है, एक्स वाई जेड सब जगह +1 है, तो इसके डीआर से 1 2 6। इस लाइन के डीआर क्या है, इस लाइन के डीआर से 4 3 5। अब थोड़ा मैं उस फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, फिर वेक्टर फॉर्म से। ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, इनके डीआर के प्रोडक्ट का सम 0 होगा।
ठीक है, तो अब लिखूंगा लेट द रिक्वायर्ड लाइन इज, is x minus 1 upon a, y minus 3 upon b और z minus 7 upon c, ये रिक्वायर्ड लाइन। अब रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। सो ये जो इक्वेशन 1 मान लो एंड गिवन लाइन, तो इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके जो वेक्टर है वही परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। या ऐसा भी कह सकता हूं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 है। Therefore, I can use here formula a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 is a1, ये a1 b1 c1 मान लो एंड ये a2 b2 c2 मान लो, अप्लाई कर दो, रिजल्ट आपके पास हो जाएगा a plus 2b plus 6c equal to 0, रिलेशन नंबर 2। अच्छा, ये तो वन तो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, गिवन लाइंस दोनों पे परपेंडिकुलर है, यहां से भी एक रिलेशन मिलेगा, तो हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 5c 0, रिलेशन नंबर 3। अच्छा, मुझे निकालना क्या था, मुझे तो लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। लाइन की इक्वेशन के लिए मैं कमी किसकी है, एबीसी की कमी है। एबीसी तो मैं दो इक्वेशन से निकाल सकता हूं। अब इक्वेशन 3 एंड 2 एंड 3 को सॉल्व कर लो। सॉल्व 2 एंड 3 कैसे सॉल्व करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ए को छोड़ दो, वही जो 10th क्लास में किया था ना, ए को छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 2 into 5 माइनस 3 into 6 बी अपॉन, अब बी को छोड़ दो, उल्टा क्रॉस करो, 6 into 4 माइनस 1 into 5 सी अपॉन, सी को छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 into 3 माइनस 4 into 2। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पे लगाना था, तो ए को छोड़ा इधर क्रॉस किया, 2 into 5 अपॉन ये माइनस 3 into 6, बी अपॉन, बी को छोड़ा उल्टा क्रॉस किया, 6 into 4 1 into 5, सी को छोड़ दिया, 1 into 3 4 into 2। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां से निकाल लो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइनस 18, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 24 माइनस 5, सी की वैल्यू हो गई 3 माइनस 8। सो ए अपॉन 8 माइनस 8, बी अपॉन 19 एंड सी अपॉन माइनस। इसको चाहो तो इक्वल टू लैम्डा ले लो, कोई कांस्टेंट ले लो, ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8 लैम्डा, बी की वैल्यू 19 लैम्डा, सी की वैल्यू माइनस 5। भाई तीन क्वांटिटी इक्वल है ना, तो किसी कांस्टेंट की इक्वल होगी। अब ये आपके डीआर आ गए, इनको उठा के लाइन में पुट कर दो। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज x minus 1 upon minus 8 lambda, y minus 3 upon 19 lambda और z minus 7 upon minus 5 lambda। लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा लेना है, लिखना है और डिवाइड करना है, अवॉइड कर लो तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में लिख दोगे तो अच्छा है। फाइनली लाइन में आपको लैम्डा हटाना है, ये लाइन में। क्या इस क्वांटिटी को आप किसी और तरीके से निकाल सकते थे, वेक्टर के तरीके से? ध्यान से देखो, ये जो लाइन है इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो क्लियर है कि कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, ऐसी बात होगी ना, ये दो वेक्टर हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहा हूं, है ना, दो वेक्टर है और इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा, तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकता हूं। समझ में आ गई बात? अच्छा, बच्चा बोलेगा सर इतना सारा लिखना पड़ेगा क्या, तो बड़ा लंबा हो गया। नहीं नहीं, लंबा कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये तो सब समझाने के लिए, वो तो कहानी लिख रहे हैं, लिखना है आपको एग्जाम हॉल में। कंपटीशन में क्या करना है, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो पहली बात तो वेरीफाई कर लीजिए, इसके डीआर ऑप्शन में दिए, इनके प्रोडक्ट का सम 0, इनके प्रोडक्ट का सम 0, काम खत्म। अगर नहीं करना चाहते हो तो जो पहले डीआर के नीचे ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है, यही कर रहा है ना, कैलकुलेशन देखो 1 2 6, कैलकुलेशन कौन कर रहा है, 1 2 6 और 4 3 5 कर रहा है, एबीसी तो ठीक है।
मैं तो उसको एक लाइन में लिख दूंगा यार, कैसे लिख दूंगा देखो ध्यान से, इतना कौन समय लगाता, देखो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है, यही लिख रहा हूं मैं एक लाइन में, बस परपेंडिकुलर हो रहा है ना, दिख गया। अब x अपॉन x वाले को छोड़ा 10 माइनस 18 माइनस 8, y अपॉन y वाले को छोड़ा उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 24 माइनस 5 तो 19, z अपॉन z वाले को छोड़ूंगा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस 8 तो माइनस 5, ये हो गई भैया लाइन। बहुत ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कौन कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है उसी पे अपने को गौर फरमाना है। बाकी भाई ठीक है, कंपटीशन में तो ये करना है, स्कूल में पूरा लिखना, नंबर चाहिए ना यार अपने को। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको चलने देता हूँ, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन केस बनाता हूँ। परपेंडिकुलर टू लाइन एंड पैरेलल टू प्लेन 3x minus 4y plus 7z plus 7 equal to 0। चलिए अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं भाई वो ये जो लाइन थी वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर तो है, लेकिन अब इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये लाइन जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है लेकिन इस प्लेन के पैरेलल है। और आप जानते हो प्लेन के अंदर कैलकुलेशन प्लेन का कौन सा चलता है, पॉइंट उस पर लाई करता है। अब पॉइंट लाई नहीं कर रहा, तो भाई क्या हुआ, इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो तो ऐसा जाएगा, वो नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा ये नॉर्मल के डीआर्स क्या होंगे, ये नॉर्मल के डीआर्स तो वही होंगे जो इसके एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट है। तो इस नॉर्मल के डीआर्स है 3 माइनस 4 7। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो ये तो पिछला कैलकुलेशन हो गया। अगर कोई बोले सर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मैं ऑब्जेक्टिव में लिखनी है, ठीक है ना, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z माइनस 7 अपॉन, अब चालू हो जाइए, x को छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 14 और प्लस 24, 14 प्लस 24 तो हो जाएगा आपके पास, एक मिनट 14 ही आएगा ना, हाँ 14 प्लस 24, तो ऐड करिए, हो गया आपके पास 4 ऐड कर लो तो हो गया 34 38, y को छोड़ दो उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 3 18, ठीक है ना, नीचे थोड़ा लिख देते, इसी के नीचे लिखते हैं, बड़ा फटाफट हो जाता। इसके नीचे लिखता हूं मैं, जैसे यहाँ लिख देता हूं समझाने के लिए, 1 2 6 और क्या है 3 माइनस 4 7, खत्म। अब चलो y इसको छोड़ा हो गया 18 माइनस 7 हो गया 11, z अपॉन इसको छोड़ा क्रॉस किया माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, हो गया लाइन खत्म, ये हो गई लाइन भैया।